पेश खिदमत है कहानी अंधेर नगरी। किसी गांव में एक भिखारी रहता था। वो भीख मांगने में माहिर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी था। इसका एक शागिर्द था जो बिल्कुल बेवकूफ़ था। भीख मांगने का तरीका इसने अपने उस्ताद से सीखा था। दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज रिश्तेदार नहीं था, इसलिए दोनों साथ ही रहते थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि इसका शागिर्द बिल्कुल जवान था। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया। सारे गांव के मकान कच्चे थे, वो सैलाब में बह गए। इस सैलाब में उन दोनों का मकान भी ना बच सका। सारे का सारा गांव दरहम बरहम हो गया। उन्होंने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज़ उन्होंने अपने गांव को खैरबाद कह दिया और गांव से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव को आखिरी मर्तबा देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। इस गांव में उन्होंने जिंदगी के ना जाने कितने दिन गुजारे थे। गांव से रुखसत होकर वो नाक की सीध में चल पड़े। दोनों आपस में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे। चलते चलते सूरज गुरूब होने ही वाला था कि उन्होंने एक शहर के आसार देखे। मुबारक हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर तक पहुंच ही गए। खुदा का शुक्र है, बूढ़े के मुंह से निकला। दोनों तेज कदम उठाने लगे। वो सूरज डूबने से पहले पहले शहर में पहुंच जाना चाहते थे ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। दोनों ठीक इस वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज गुरूब हो रहा था। उस्ताद, मुझ में तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। खुदा के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्द ने बेदम होकर गिरने के बाद कहा, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं किसी के घर से खाना लाता हूँ। बूढ़े ने कहा और चला गया। जल्द ही वो कुछ रोटियां और दाल ले आया। दोनों ने सब्र शुक्र से उन्हें खाया, कुएं से पानी पिया और एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। सुबह हुई तो उन्होंने भीख मांगने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया। दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते रहे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर लौट आए। ये एक घना दरख्त था। रात भी वो इसी के नीचे ही सोए थे। यहाँ पहुंचकर बूढ़े ने कहा, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। तुम यूं करो कि बाजार से ज़रूरत की चीज़ें ले आओ। हम जंगल में एक झोंपड़ी डाल लेंगे और वहीं खाना पकाया करेंगे। अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूँ, शागिर्द ने खुश होकर कहा और पैसे लेकर चला गया। शागिर्द बाजार पहुंचा तो इसने सोचा थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूँ। 3-4 दिन से कोई मीठी चीज़ नहीं खाई। ये सोचकर वो सीधा एक मिठाई की दुकान पर गया। बाजार बहुत बारौनक था और इसमें खूब चहल पहल थी। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ सजी थीं। इसने पूछा, भाई साहब लड्डू क्या भाव हैं? टके सेर। दुकानदार ने कहा, क्या कहा? टके सेर? शागिर्द ने हैरान होकर कहा, हाँ हाँ टके सेर। और बर्फी क्या भाव है? हर चीज़ टके सेर है। अच्छा तो मिला जुला कर 1 सेर दे दो, इसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने सारी मिठाइयाँ 1 सेर तोल दी। शागिर्द ने उसे 1 टका दिया और सब्जी वाले की दुकान पर आया। भाई साहब गोभी क्या भाव है? इसने पूछा। टके सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। हर चीज़ टके सेर है। क्या? शागिर्द हैरान रह गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने जो इस तरह भागते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, भागते क्यों आ रहे हो? और ये क्या, तुम सिर्फ एक लिफाफा उठाए हुए हो? तुम्हें तो कितनी चीज़ें लानी थी। उस्ताद मज़े आ गए, शागिर्द ने खुशी से फूल कर कहा। क्या हुआ? बूढ़े ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज़ 2 पैसे सेर बिकती है। ये देखो, ये 1 सेर मिठाई 2 पैसे की लाया हूँ। यहाँ हर चीज़ ही 2 पैसे सेर है। मिठाई भी, घी भी, दालें भी, सब्जी भी, गर्ज हर चीज़ 2 पैसे सेर है। यहाँ तो मज़े आ जाएंगे। खूब खाओ पियो उस्ताद, अब हम सारी उम्र यहीं रहेंगे। उस्ताद इसकी बातें सुनकर चुप रह गया। इसके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम अच्छी अच्छी चीज़ें टके सेर लेकर खाया करेंगे। ना कुछ पकाने की ज़रूरत, ना मुसीबत भरने की। बाजार से खरीद कर खा लिया करेंगे। तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ रहना ठीक नहीं, उस्ताद ने फिक्रमंद होकर कहा। ये तुम क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं तो यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा। इससे ज़्यादा मज़े और कहाँ आएंगे? भला कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ हर चीज़ टके सेर बिकती हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ ना रहूँ तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं यहीं रहूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ तुम भी नहीं जाओ। जिंदगी के बाकी दिन यहीं ऐशो आराम से गुजारेंगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। उस्ताद भी जिद पर अड़ गया। खैर, दोनों ने मिठाई खाई और सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठकर खड़ा हुआ। कहाँ चले उस्ताद? शागिर्द ने पूछा। मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी और इसी वक्त जा रहे हो? हाँ, मुझे यहाँ रहने से खौफ आता है। मान जाओ उस्ताद, यहाँ से ना जाओ। दुनिया के तख्ते पर इतना ऐश कहीं नहीं कर सकोगे जितना यहाँ है। और अगर तुम जाए बगैर रह नहीं सकते तो 2-4 दिन तो ऐश करते जाओ।
नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक ठहर गया था, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर निकल गया। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूँ। ये कहकर शागिर्द भी इसके पीछे लपका। फिर दोनों साथ साथ कदम उठाने लगे। शागिर्द कहने लगा, मैं हैरान हूँ उस्ताद, आखिर तुम्हें यहाँ रहने में क्या डर है, क्या खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें किसी से क्या डरना, हमें कौन नुकसान पहुँचा सकता है। इस वक्त तुम मेरी इन बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी बातें याद करोगे और कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बातें मान ली होती। मैं अब भी तुम्हें यही कहता हूँ, मेरे साथ चले चलो, लालच में ना आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। अच्छा तो मेरी एक बात सुन लो, अगर कभी तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को जरूर दिल ही दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि कुदरत मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही फिक्र कर रहे हो उस्ताद, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो, उस्ताद ने मायूस होकर कहा। और अब मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, शागिर्द ने अटल लहजे में कहा। इसने अपने रहने के लिए घास फूस की एक झोंपड़ी बना ली और इसमें मजे से रहने लगा। वो हर फिक्र से आजाद था। सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने हाथ लगते वो इसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज टके सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयाँ, घी, दूध, खुश्क मेवे पेट भर भर कर खाता और अपने उस्ताद को बेवकूफ ख्याल करके खूब हंसता और कहता, काश उस्ताद यहाँ से ना जाता, अब इससे कोई काम ना होता था। कई कई दिन भीख मांगने भी ना जाता था। झोंपड़ी में खाने पीने की चीजों का ढेर लगा रहता, वो उनमें से ले लेकर खूब खाता और कहे लगाता। हर फिक्र से आजाद होने और खूब खाने और कोई मुशक्कत ना करने की वजह से इसका जिस्म मोटा ताजा होने लगा। वो अपने मोटे होते जिस्म को देखकर बहुत खुश होता और भी ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता इसका जिस्म फूलता चला गया और वो फूल कर इतना कुप्पा हो गया कि अब इससे चला भी मुश्किल से जाता था। जब पैसे खत्म होने लगते बाजार में जाकर किसी मोड़ पर बैठ जाता। शहर के लोग इसके मोटापे पर हंसकर उसे कुछ न कुछ दे देते, जिनसे वो फिर सेरों के हिसाब से चीजें खरीद कर झोंपड़ी में जमा कर लेता और खाने लगता। अब यही इसकी जिंदगी थी और इसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। अब इस मुल्क के बादशाह का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने तख्त पर बैठा था, दरबार लगा हुआ था, तमाम दरबारी हाजिर थे कि इसके सामने एक शख्स को पकड़कर लाया गया। बादशाह ने पूछा, ये कौन शख्स है? बादशाह सलामत, इस शख्स को बाजार से पकड़ा गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? जहां पना, इसने एक शख्स की जेब काटी है। वो कहाँ है जिसकी जेब काटी है? बादशाह ने इससे पूछा। वो बाहर मौजूद है, सिपाही बोला। उसे पेश करो, बादशाह ने कहा। इस शख्स को पेश किया गया। बादशाह ने इससे पूछा, क्या इस शख्स ने तुम्हारी जेब काटी है? जी हाँ, इसने खुश होकर कहा। तुमने उसे जेब काटने ही क्यों दी? बादशाह ने गुर्रा कर पूछा। जी, वो शख्स घबरा गया। तुम्हारी गफलत की सजा तुम्हें दी जाएगी। जेब कुतरे को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अंजाम दे रहा था, और इसे पकड़ लो। इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह उसे शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह का हुक्म सुनते ही जेब कुतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। दूसरे दिन चौराहे पर तिल धरने की जगह न थी। इस बेगुनाह शख्स को जंजीरों में जकड़कर चौराहे पर लाया गया। वो गरीब थर थर कांप रहा था। लोगों की तादाद में लम्हा बलम्हा इजाफा हो रहा था। आखिर खुदा खुदा करके बादशाह सलामत की सवारी आई। बादशाह एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और इसने इशारा किया कि फांसी दे दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा। इसने फंदा इस आदमी की गर्दन में डाला, लेकिन फंदा ढीला था और वो शख्स बहुत दुबला पतला था। जल्लाद में भी इतनी अक्ल कहाँ थी कि फंदे की गिरा को तंग कर देता। हैरान और परेशान कभी फंदे और कभी इस आदमी की गर्दन को देखने लगा। क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा, आलमपना, फांसी का फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली है। अब मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो सोच में डूब गया। इसके वजीर और अमीर परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी को समझ में ना आया कि फंदे की गिरा को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ ना आया तो बादशाह बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ गधे हो जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते कि अगर इस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो उसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इतला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग इसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर ना रह सके। इसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि इतनी सी बात भी ना सोच सके। फंदा उतार कर सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा ये आदमी काफी मोटा है, इसलिए उम्मीद है कि इसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाएगा। उन्होंने इससे कहा, नीचे उतरो। हलवाई सरकारी आदमियों को देखकर बहुत घबराया, मगर मरता क्या ना करता नीचे उतर आया।
सिपाहियों ने फंदा इसकी गर्दन में डालकर देखा, लेकिन फंदा अभी भी ढीला था। उन्होंने मायूस होकर फंदा इसकी गर्दन से निकाल लिया और कहा, जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं, तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं जितना कि ये फंदा है। इसी तरह वो लोगों के गले में फंदा डाल डाल कर देखते रहे, लेकिन फंदा चूंकि बहुत ढीला था इसलिए किसी की गर्दन में फिट ही नहीं आया। अचानक सिपाहियों को एक मोटा आदमी नजर आया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुए और इसकी तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स एक मिठाई की दुकान पर खड़ा था। शागिर्द 3-4 दिन से बाजार नहीं गया था। झोंपड़ी में पड़े खाने की चीजें खत्म हो गई थी और इसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचते पहुंचते इसको 3-4 आने भीख मिल चुके थे, इसलिए वो सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर गया और इससे 5 सेर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने लगा। अचानक इसके हाथ से तराजू छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? वो आ रहे हैं, मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा। कौन आ रहे हैं? तुम इस कदर डर क्यों रहे हो? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। इतने में सिपाही फंदा लिए वहां पहुंच गए। उनको शागिर्द ही नजर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। पहलवान, जरा अपनी गर्दन तो इधर करना, एक सिपाही ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, क्या बात है? शागिर्द ने हैरान होकर कहा। मामला ये है कि एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन इसकी गर्दन में ये फंदा फिट नहीं आया, इसलिए हमारे बादशाह सलामत का हुक्म है कि जिस शख्स की गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी आदमी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा ना मिला जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए। अब तुम नजर आए हो, उम्मीद है कि तुम्हारी गर्दन में ये फंदा जरूर फिट आ जाएगा। अरे मगर ये क्या इंसाफ है? शागिर्द ने चिल्लाकर कहा। ये हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ हर चीज टके सेर इनके हुक्म से बिकती है, सिपाही ने कहा और इसने अपने साथियों को इशारा किया। शागिर्द को जकड़ लिया गया। फांसी का फंदा इसके गले में डाला गया तो वो बिल्कुल फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए और उसे कैद खाने की तरफ ले चले। अब शागिर्द को मालूम हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल हो सकता था। उसे कैद खाने में डालकर बादशाह को यह खबर सुना दी गई कि एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया है। बादशाह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ। इसने उसी वक्त हुक्म दिया कि उसे कल शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। शागिर्द को अपने उस्ताद की बातें बहुत बुरी तरह याद आने लगी। अब उस्ताद की सुनिए। उस्ताद इस शहर से निकला तो बहुत उदास था, क्योंकि इस शहर ने उसका शागिर्द छीन लिया था। वो शहर शहर और गांव गांव घूमता फिरा, जो रूखी सूखी मिलती रही उसी पर गुजारा करता रहा और अगला दिन निकलने पर फिर भीख मांगने चला जाता। इसकी जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। इसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में है, खैरियत से तो है। ये सोचकर इसने इस शहर का रुख किया। सारा दिन और सारी रात चलते रहने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ और इस जगह पहुंचा जहां उन्होंने क़याम किया था। इस जगह इसने एक झोंपड़ी देखी, लेकिन इसके अंदर इसका शागिर्द मौजूद नहीं था। वो उसे ढूंढता हुआ शहर के चौक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शख्स चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। इसने एक आदमी से पूछा कि ये सारे लोग चौक की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो इसने बताया कि आज एक आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाएगी। ये सब लोग वही तमाशा देखने जा रहे हैं। वो भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे 7-8 सिपाही आते हुए नजर आए। उनके साथ एक मोटा ताजा आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उस्ताद ने इस मोटे आदमी को देखा तो पहचान न सका। जब वो करीब आया तो शागिर्द की नजर अपने उस्ताद पर पड़ी। वो चिल्ला उठा, उस्ताद! उस्ताद के कान खड़े हुए। अब जो इसने मोटे आदमी को गौर से देखा तो उसे पहचान लिया और हैरान होकर बोला, ये तुम हो? हाँ उस्ताद, तुम इस हाल को कैसे पहुंचे? शागिर्द ने सारा माजरा कह सुनाया। उस्ताद ये सुनकर सोच में पड़ गया। फिर शागिर्द के कान के करीब मुंह ले जाकर बोला, अब तुम्हें बचाने की सिर्फ एक ही तदबीर है। वो क्या उस्ताद? शागिर्द ने खुश होकर पूछा। जब तुम्हें फांसी दी जाने लगे तो मैं कहूँगा कि फांसी मुझे दो, तुम कहना नहीं ये फांसी मुझे ही दो। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करना, आगे तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छा उस्ताद। शागिर्द खुश हो गया। वो चलते चलते चौराहे तक पहुंच गए। शागिर्द को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया गया। फांसी का फंदा इसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वो उसे देखकर सहम गया कि कहीं इसका उस्ताद उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए। आखिर बादशाह की सवारी आई। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाए। बादशाह अपनी मखसूस जगह पर खड़ा हो गया। इसने एक नजर सारे मजमे पर डाली और बुलंद आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी रियाया, आखिर हम ऐसे आदमी को पाने में कामयाब हो ही गए जिसके गले में ये फंदा फिट आ गया है। अब मैं हुक्म देता हूँ कि उसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने यह सुनकर फांसी का फंदा हाथ में पकड़ा और उसे शागिर्द की गर्दन में फंसाने लगा। ऐन उसी वक्त उस्ताद जोर से चिल्लाया, ठहरो, इसको फांसी ना दो।
बल्कि फांसी मुझे दो। सारे मजमे में सन्नाटा तारी हो गया। जल्लाद के हाथ रुक गए। बादशाह चौंक उठा। सब मुड़ मुड़ कर उस्ताद की तरफ देखने लगे, जो मजमा से निकलकर फांसी के तख्ते की तरफ आ रहा था। कौन हो तुम, और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की जुर्रत कैसे हुई? बादशाह ने पूछा। इसकी जगह मुझे फांसी दे दो, उस्ताद ने कहा। नहीं बादशाह सलामत, ये जुल्म न कीजिए, फांसी मुझे ही दें, इसका शागिर्द बोला। हरगिज नहीं, फांसी मुझे ही दें, उस्ताद बोला। इनकी तकरार जारी थी और सब लोग हैरान थे। आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी दिलाने के लिए जिद करे, और यहाँ तो ऐसे दो आदमी मौजूद थे। बादशाह की हैरत का भी कोई ठिकाना नहीं था। आखिर इसने चिल्ला कर कहा, आखिर बात क्या है? तुम क्यों फांसी पाना चाहते हो? बस यूं ही आप इसको छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें, उस्ताद ने कहा। बादशाह ने हैरान होकर कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे लोग भी सांस रोके खड़े थे। उस्ताद ने बताना शुरू किया। बात दरअसल ये है बादशाह सलामत कि आज का दिन बहुत ही मुबारक है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। इसलिए मरना तो एक दिन है ही, इसलिए इस मोटे के बजाय आप मुझे फांसी दे दें। ये सुनना था कि दरबार में चारों तरफ से शोर सुनाई दिया। वजीर ने कहा, मैं यहाँ का वजीर हूँ, इसलिए आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा जन्नत में चला जाऊँ। बादशाह ने चौंक कर उसे देखा। ऐन उसी वक्त दूसरे कई लोग चिल्ला उठे, फांसी मुझे दी जाए, फांसी मुझे दी जाए। बादशाह परेशान हो गया कि फांसी किसे दे और किसे ना दे। शागिर्द कभी हैरान होकर उस्ताद को देखता और कभी मजमे को, और दिल ही दिल में खुश हो रहा था। बादशाह ने हाथों के इशारे से मजमा को खामोश किया और बोला, सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर मैं जन्नत में जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। बादशाह के आगे कौन क्या कर सकता था। सब लोग बादशाह को फांसी के तख्ते पर जाते देखते रहे, यहाँ तक कि वो तख्ते पर चढ़ गया। इसने मोटे को नीचे उतरने का इशारा किया। शागिर्द खुदा का शुक्र अदा करते हुए नीचे उतरा। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो एक नया फंदा लाए जो बादशाह की गर्दन में फिट आ सके। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और बादशाह के गले में एक नया फंदा डाल दिया। चुनाचे बादशाह को फांसी दे दी गई। बादशाह की फांसी का ये मंजर लोग महवे हैरत से देखने में मशगूल थे कि उनका बादशाह सीधा जन्नत में जा रहा है। इस मौका से फायदा उठाते हुए उस्ताद और शागिर्द दोनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आए और खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।